संबोधित करते हुए कहूँगा कि मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाता हूँ और उठाता आया हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायर तो अच्छे हैं, तुकबंदी वाले शायर हैं, और अभी तक उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करा। जिन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हों, वो बार बार इस बात को कहें। 2.5 साल में 2.5 बार वो मुरादाबाद आए हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें कही हैं उन्होंने। किसकी आवाज़ उठाई? क्या उन्हें पता नहीं है कि पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ मैंने कितनी बार उठाई है? सीए के कानून में मैंने क्या कहा था अमित शाह जी से? क्या उन्हें इस बात का मालूम नहीं है कि मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के आरक्षण की बात किसने करी है? मुसलमानों के ओबीसी में आरक्षण को सेपरेट करने की बात किसने करी? यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मुरादाबाद के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो कानून बनाए गए 3 तलाक के कानून का विरोध किसने करा? धारा 370 का विरोध किसने करा था? शाहीन बाग में और जामिया मिलिया इस्लामिया के जलसे में कौन गया था? मुरादाबाद के सांसद ने ही सब चीजों की आवाज उठाई, और मुरादाबाद के सांसद ने मुरादाबाद के लिए आर्टिजन्स की आवाज कितनी बार उठाई है, जो गरीब मुसलमान है। और शुक्र है उस अल्लाह पाक का कि मेरी कोशिशों से मुरादाबाद के अंदर पीएनजी गैस आ गई, जिससे हर शख्स फैज़याब होगा। सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं, महीने में 400-500 रुपए का मिल जाए। जीएसटी की आवाज किसने उठाई थी? एक्सपोर्टर्स की है। MEIS की आवाज किसने उठाई? जो उनको मिला बकाया जीएसटी किसने दिलवाया था? गिनाने को तो मेरे पास बहुत कुछ, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं गिनाऊंगा। लेकिन मैं उनसे इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि नौटंकियां तो बहुत हो गई, आवाज अपनी पार्टी में इस बात की उठाएं कि 36% मुसलमान नौकरियों में हुआ करते थे, 2% पे कौन लेके आया? किसकी हुकूमतें थी इतने दिन तक इस देश के ऊपर, जो मुरादाबाद जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस जगह पे पहुंचा दिया? मैं कहना चाहूंगा उनसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार 1972 में कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई थी। आज वो जॉर्ज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की आवाज उठाएं पार्टी के अंदर, तो उसको बहाल करें। मैं उनसे ये भी कहूंगा, हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं छोटी छोटी बातों के लोगों को और छचोरी बातों का जवाब दूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं ये भी कहूंगा कि इस बात की भी आवाज उठाएं कि जब गुजरात में गोधरा कांड के बाद मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई थी, कत्लेआम हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी को बेस्ट मुख्यमंत्री जी का अवार्ड किसने दिया था? इसकी भी आवाज उठाएं, पूछें पार्टी के अंदर। ये भी पूछें कि जब मुरादाबाद के अंदर फसाद हुआ था और बेगुनाहों को मारा गया था ईदगाह के मैदान के अंदर, मलियाना के हिंडन नदी पे जब बेगुनाहों को गोली से उड़ा दिया गया था, उन मजलूमों को कंपनसेशन की बात अपनी पार्टी में क्यों नहीं करी? क्योंकि हुकूमतें उस वक्त उन्हीं की थी। ना तो कंपनसेशन मिला और ना ही गुनाहगारों को सजा मिली। आज देश का मुसलमान इस बात को जानता है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। जिस जगह पे आज मुसलमान खड़ा है, जानता है कि बाबरी मस्जिद के ताले किसने खुलवाए, वो जानता है कि शिलान्यास किसने कराया, वो जानता है कि जले हुए टायरों की वजह से हिंदुस्तान की मिलिट्री बाबरी मस्जिद की शहादत को बचा नहीं सकी। कौन सा हुकूमत, किसकी सरकार थी? ये आवाज उठानी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले
छोटी छोटी चीज़ों को लेके यहाँ बात करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, एक बात सुनो और कही कि लॉकडाउन में आपके द्वारा किसी भी गरीब गरीब की मदद नहीं करी और उन्होंने अपने यहाँ से बैठ के आप लोगों को राशन बंटवाया। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे अल्लाह ने मुझे ये हिदायत दी है कि अगर किसी की मदद करो तो एक हाथ से करो, तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। मैं उसी तरह से मदद कर रहा था, लेकिन इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से कि 25 बैग भेजकर उसमें अपना फोटो छाप के इन्होंने मीडिया में देकर, तो मुझे मजबूरन वो दिखाना पड़ गया। मैं नहीं चाहता था मेरा सवाब कम हो। हजारों लोगों की मदद हुई। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है, आप उस जमाने में थे यहाँ पे, कितनी लाइनें लगी रहती थी। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता, ना मैं दिखाना चाहता। ये अल्लाह के लिए किया जाता है और सवाब की नीयत से किया जाता है, सियासत की नीयत से नहीं किया जाता। मैंने जितना भी करा वो अल्लाह की रज़ा के लिए करा, किसी को दिखावे के लिए नहीं। देखिए, करौली के ऊपर एक वाक़या हुआ था और आप भी अच्छी तरह जानते हो, पूरी जनता इस बात को जानती है कि उस इंस्पेक्टर का लाइन हाजिर किसने कराया। सिर्फ सोशल मीडिया से लाइन हाजिर नहीं हुआ करती। हज़ारों मील दूर बैठ के उल्टी सीधी बातें करके कोई मदद नहीं होती। दूसरा सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त मॉब लिंचिंग हुई थी खाना कटघर में, उस वक्त कहाँ थे? उसे जेल भिजवाने के लिए कौन आया था? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के अंदर जब गरीब बीमारी से तड़प तड़प के मरते हैं, तो उस वक्त उस गरीब की मदद कौन करता है? बातें तो लंबी कर लेते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, हम ये चीज़ें नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में इसको बताना अच्छी बात नहीं मानी जाती। आपने कहा एक इंसान आया था, वारसी नगर का रहने वाला था वो शख्स, मुझे ध्यान है। उसके एक छोटा बच्चा भी था, उसको सारी मदद की गई, खाने पीने का इंतजाम किया गया और उसके लिए, बच्चे के लिए दूध तक का इंतजाम किया गया, डेली दूध का इंतजाम किया गया। उसे आर्थिक मदद चाहिए थी जो सरकार दे रही थी। अब सरकार की आर्थिक मदद सांसद तो नहीं दे सकता, वो तो डीएम ही देता है, इसलिए डीएम साहब को लेटर लिखा था कि इसकी आर्थिक मदद कर दी जाए। तीसरा सवाल आपने जो किया, नवाबपुरे के अंदर झगड़ा हुआ, नवाबपुरे के अंदर लोगों ने पथराव करा। अगर पार्लियामेंट क्या प्रोसीडिंग सुनते हो, उन्हें मालूम होना चाहिए जो औरतों के साथ वहां पे जुल्म हुआ, और जिस सांसद ने कप्तान से मिलकर इस बात को बताया था कि जिस जगह वैन टूटी है और जहां से औरतें खड़ी थी 500 मीटर का फासला था, किसी महिला में इतनी ताकत नहीं होती कि 500 मीटर दूर पत्थर फेंक दे। उनकी अदालत में मदद कौन कर रहा है? आपको तो ये भी खबर नहीं होगी कि कितने छूट गए और कितनों की जमानत हो गई। बातें करना बहुत आसान है, ये वक्त बातें करने का नहीं है, मुसलमान को बांटने का नहीं है, ये वक्त साथ मिलकर मुसलमानों को इकट्ठा रखने का है। जिस नाजुक दौर से आज मुसलमान गुजर रहे हैं, अगर इस तरह की बातें की जाती हैं, तो अगर उनको बांटने की कोशिश की जाती है, तो बीजेपी का फायदा होता है। कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो एक उर्दू फारसी मदरसा और एक यूनिवर्सिटी कायम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने चंदे भी इकट्ठे करे और वेस्ट बंगाल से 5 लाख का चेक भी दिया। अगर वो समझेंगे तो मैं भी उनकी इस मामले में मदद करूँगा। बस मुझे ये दिखा दें किताब रहे वो कहाँ बनाए। मैं नजीब
کے معاملے کے اندر بھی اگر وہ اس کی خلوص نیت سے مدد کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کا چندہ باہر سے اور ہندوستان سے کیا گیا، نجیب کی ماں سے مجھے ملوا دیں، میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کے ذریعے سے میں بھی اس کی مدد کر دوں گا، نجیب کی ماں سے کہلوا دیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دماغ میں کچھ ہوتا ہے، باتیں سب بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اس بات کو دیکھیں کہ امت مسلمہ کس دور سے گزر رہی ہے۔ ہمیں ایک ساتھ مل کے اچھے اور بڑے کام کرنے ہیں۔ مشاعرے میں شاعری کرنا، لفاظیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن سیاست میں شاعری نہیں ہوتی۔ سیاست میں ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چلتا۔ شاعری میں تو آپ کچھ بھی کہہ دیے۔ شاعری اور سیاست میں فرق سمجھیں۔ میرا تو مراد آباد کی عوام کو یہی سندیش ہے کہ میرے کردار، میرے حالات سب کو معلوم ہے۔ 35 سال سے میں یہاں پریکٹس کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جس جذبے سے یہاں پہ کام کرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر پولیٹیشین اسی جذبے سے یہاں پہ کام کرے، اور مراد آباد کے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نازک دور کو سمجھتے ہوئے سیاسی طور سے مضبوط ہو جاؤ، اپنے کو بانٹنے والوں کو سمجھو۔ جو لوگ حکومتیں اتر پردیش میں نہیں بنا سکتے، ان کے دھوکے میں آگے ووٹ مت دے دینا، ورنہ پھر یہی سرکار پھر مسلط ہو جائے گی، جس میں مسلمان بے یار و مددگار اور بہت ہی پریشان ہیں۔